आकाशवाणी है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है, टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सुरक्षा से संबद्ध मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सरकारी सूत्रों ने बताया कि बैठक में अफगानिस्तान की स्थिति के बारे में विचार विमर्श किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ पीके मिश्रा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला बैठक में उपस्थित थे। अफगानिस्तान में स्थिति को देखते हुए भारत ने वायुसेना के विमान C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए काबुल में दूतावास से अपने राजदूत और अन्य कर्मचारियों को वापस बुला लिया है। राजनयिकों, अधिकारियों, सुरक्षाकर्मियों और अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों सहित 150 लोग कल दिल्ली के निकट हिंडन हवाई अड्डा पहुंचे। इससे पहले ये विमान कुछ समय तक गुजरात के जामनगर में रुका। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत सरकार अपने सभी नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रतिबद्ध है और काबुल हवाई अड्डे पर वाणिज्यिक उड़ानें शुरू होते ही उड़ानों की व्यवस्था की जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि काबुल में वर्तमान स्थिति को देखते हुए भारतीय दूतावास के कर्मियों को जल्द ही वापस लाने का फैसला किया गया। ये प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी की गई। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि अफगानिस्तान में अनेक भारतीय फंसे हैं। भारत की तात्कालिक प्राथमिकता अफगानिस्तान में फिलहाल मौजूद सभी भारतीय नागरिकों के बारे में सटीक जानकारी हासिल करना है। सभी संबंधित पक्षों से विदेश मंत्रालय के विशेष अफगानिस्तान प्रकोष्ठ को तत्काल संबंधित जानकारी देने का आग्रह किया गया है। इस प्रकोष्ठ का व्हाट्सएप नंबर है 8010611290। भारतीय नागरिकों के बारे में जानकारी situationroom@mea.gov.in पर ईमेल भी भेजी जा सकती है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए आपात वीजा केंद्र के जरिए वीजा सेवाएं जारी रखेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अफगानिस्तान में सिख और हिंदू समुदाय के नेताओं से आग्रह मिला है और मंत्रालय उनके संपर्क में है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान से आवागमन की मुख्य चुनौती काबुल हवाई अड्डे की संचालन स्थिति है। अफगानिस्तान में भारत के राजदूत रुद्रेंद्र टंडन ने जामनगर में बताया कि काबुल में स्थिति जटिल और गंभीर है। उन्होंने कहा कि काबुल में भारतीय मिशन के 192 कर्मियों को अफगानिस्तान से 3 दिन के भीतर 2 चरणों में व्यवस्थित तरीके से निकाला गया। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास ने काबुल में तेजी से बदलते हालात के बाद कई संकटग्रस्त भारतीयों की सहायता की और उन्हें आश्रय दिया। उन्होंने जामनगर हवाई अड्डे पर लोगों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत के लिए धन्यवाद दिया। जामनगर जिला प्रशासन और स्थानीय नेताओं ने काबुल से लौटे भारतीयों के लिए न केवल गुजराती भोजन उपलब्ध करवाया, बल्कि पुष्पमाला और फूलों से सभी लोगों का स्वागत भी किया। काबुल में भारतीय दूतावास के सभी कर्मचारी और अन्य लोगों ने जामनगर एयरबेस पर मातृभूमि को स्पर्श करते ही भारत माता की जय के नारे भी लगाए। जामनगर पहुंचने पर सभी के चेहरे पर अफगानिस्तान के मुश्किल हालात से सुरक्षित भारत वापस लौटने की खुशी साफ झलक रही थी। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद अगले सप्ताह 24 अगस्त को विशेष सत्र का आयोजन करेगी। संयुक्त राष्ट्र ने कल कहा कि लगभग 90 देशों के अनुरोध पर यह सत्र आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की अस्थायी सूची के अनुसार ब्रिटेन और फ्रांस ने सत्र बुलाने के लिए प्रस्ताव का समर्थन किया है, जबकि चीन और रूस समर्थन नहीं कर रहे हैं।
अमेरिका इस प्रस्ताव के समर्थक देशों में शामिल नहीं है। अमेरिका का दर्जा पर्यवेक्षक देश के रूप में है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव के आसान उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश के साथ अफगानिस्तान के मसले पर बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर संयुक्त राष्ट्र के 2 उच्च स्तरीय कार्यक्रमों की अध्यक्षता करने के लिए न्यूयॉर्क में हैं। विदेश मंत्री ऐसे समय न्यूयॉर्क यात्रा पर हैं जबकि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई ने निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट की सरकार की घोषणा का स्वागत किया है। परिसंघ ने कहा है कि सरकार के इस फैसले से व्यापारियों को वैश्विक माहौल का लाभ लेने में मदद मिलेगी। सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बैनर्जी ने कहा कि इससे निर्यातकों को नए ऑर्डर के दाम तय करने में मदद मिलेगी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वे अपने लिए जगह बना पाएंगे। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने कहा है कि हैती में भूकंप से 12 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। एक वक्तव्य में यूनिसेफ ने कल कहा कि 14 अगस्त को आए भूकंप से 1419 लोग मारे गए और 6900 से अधिक लोग घायल हुए। आईएनएस कोची फारस की खाड़ी में तैनाती के लिए इस समय बहरीन में मनामा में है। ये जहाज आज से 4 दिन के समुद्री भागीदारी अभ्यास में हिस्सा लेगा। पिछले 2 दिन में भारत और बहरीन की नौसेनाओं के बीच समन्वय और संचालन योजना संबंधी बैठक हुई। देश में कल 88,13,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 55 करोड़ 47 लाख टीके लगाए गए हैं और स्वस्थ होने की दर 97.51% हो गई है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में जारी कोविड कर्फ्यू को 24 अगस्त तक बढ़ा दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नए सरकार ने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। राज्य में कुछ और छूट के साथ कोविड कर्फ्यू की अवधि 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दी गई है। प्रदेश में बाहर से आने वालों को जिन्हें 15 दिन पहले कोविड टीके की दोनों डोज लग चुकी है, उनके लिए कोरोना निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता नहीं होगी। नई एसओपी के अनुसार होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में कुल क्षमता की 50% के साथ वहां बैठकर खाने पीने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा कोविड नियमों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उद्योगों में कामकाज की अनुमति दी गई है। उधर कोविड प्रोटोकॉल के बीच 6 से 12वीं तक की स्कूल भी खोल दिए गए हैं। राघवेश पांडे, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। असम सरकार ने एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहनों और लोगों के आवागमन की अनुमति दे दी है। कोविड महामारी की स्थिति में सुधार के कारण कल से कामरूप मेट्रो जिले को छोड़कर अन्य सभी जिलों में ये सुविधा लागू होगी। पश्चिम बंगाल में कोविड स्थिति में सुधार के बाद रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेलूर मठ आज से श्रद्धालुओं और दर्शकों के लिए खोल दिया जाएगा। मठ सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और शाम 4 बजे से 5:45 बजे तक खुला रहेगा। मठ में आने वालों को कोविड के दोनों टीके लगवाने का प्रमाण पत्र या पिछले 72 घंटे के अंदर कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आई कार्ड के रूप में परिचय पत्र दिखाना होगा। कोविड महामारी फैलने के बाद पिछले वर्ष 24 मार्च से बेलूर मठ बंद कर दिया गया था। बंबई उच्च न्यायालय ने मुस्लिम समुदाय को मुहर्रम का जुलूस निकालने की सशर्त अनुमति दे दी है। न्यायालय ने कहा कि जुलूस में कोविड से बचाव के दोनों टीके लगवा चुके लोग ही हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने प्रतिबंधित आतंकी गुट आईएसआईएस से जुड़ी 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। केरल के कन्नूर जिले की निवासी मीछा सिद्दीकी और शिफा हैरिस को सोशल मीडिया पर कई दुष्प्रचार करने वाले चैनल चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इन चैनलों पर हिंसक विचारधारा का प्रचार करने और भर्ती किए गए नए सदस्यों को कट्टरवादी बनाने का आरोप है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।